फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग चैप्टर 1 में देखेंगे साइंस में क्लास 9 का पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बीईसी कहते हैं। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं जो है ये अभी के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में मूल जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की वो 3 ही हैं: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला हमारा क्या है? ठोस अवस्था। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? वैसी वस्तु जिसके आकार और आयतन निश्चित हों उसे हम ठोस कहते हैं। वैसा वस्तु जिसका आकार और आयतन क्या हो? दोनों निश्चित हो। जैसे पेन हो गया, किताब, लकड़ी, पत्थर, कोयला, स्पंज, रबर बैंड इत्यादि। ठीक है, पेन। अब चलिए इसके गुण के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं पेन की। पेन का क्या है? देखिए, ये पेन है, इसका आकार जो है क्या है? ये निश्चित है, और इसके आयतन भी क्या है? जगह भी तो छेद रहा है, तो क्या है? इसके आयतन है। उसी प्रकार किताब की बात लें तो किताब का भी एक आकार का होता है और वो भी जगह छेदता है, यानी उसका भी आकार और आयतन होता है। लकड़ी में भी वही बात है, पत्थर में भी, कोयला में भी, स्पंज में भी, रबर बैंड में भी, और बहुत सारी वस्तुएं है ना जो जिसके आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है। दूसरा है, इस पर बल लगाने से टूट सकता है, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। अगर हम इस पर बल लगाएंगे, पेन है, पेन क्या है? ठोस है, इस पर बल लगाएंगे हम तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन होगा। मान लीजिए यहाँ पे बल लगाए, 2 टुकड़ों में बढ़ गया, लेकिन ये जो आकार है इसका, जो डायमेंशन में बना हुआ, जिस डायमेंशन में, वो चेंज होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार लकड़ी को तोड़ेंगे तो दूसरा आकार का हो सकता है? नहीं होगा। टूट भले ही जाएगा, लेकिन वो जिस आकार में है उसी आकार में रहेगा। पत्थर में भी वही बात है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट है, ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ यानी कठोर। ठोस क्या होता है? कठोर होता है, मतलब दबाया नहीं जा सकता है इसे आसानी से। ठीक है, चौथा है इसकी संपीड्यता। संपीड्यता मतलब क्या? दबाव, जिसे मतलब दबाते हैं, यानी कंप्रेशन, नगण्य होती है। ठीक है, इसकी जो संपीड्यता होती है वो नगण्य, यानी कि ना के बराबर होती है। ठीक है, इसकी संपीड्यता जो होती है नगण्य होती है, लेकिन नोट पे हम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन स्पंज में संपीड्यता क्या है? संभव है। स्पंज मतलब जानते हैं, मतलब कि फॉर्म देखे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। ठीक है, फॉर्म, जो फॉर्म वाला रुई होता है। ठीक है, यानी कि जब हम उसको दबाते हैं तो क्या होता है? दबता है, लेकिन स्पंज है ठोस। ठीक है, जैसा कि उदाहरण में हमने लिखा था, स्पंज क्या है? ठोस है, लेकिन स्पंज को दबाने से क्या होता है? स्पंज दब जाता है, जबकि ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, यानी कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। तो स्पंज दबता कैसे है? तो स्पंज इसलिए दब जाता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, और उस छिद्र में जो होता है, होल्स में जो होता है, वायु यानी कि हवा भरा होता है। ठीक है, तो जब हम उसे दबाते हैं तो हवा क्या है? उस होल्स से बाहर निकल जाता है, इसीलिए वो दब जाता है, और इसीलिए स्पंज में क्या है? संपीड्यता संभव है। ठीक है, दूसरा है द्रव अवस्था। ठीक है,
तो परिभाषा इसका क्या होगा, वैसी वस्तु जिसके आकार अनिश्चित परंतु आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल, दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी तरल पदार्थ हैं वो सारे क्या हैं, द्रव है। ठीक है, अब चलिए इसके गुण देखते हैं। तो पहला क्या है, इसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, दूसरा है द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। बहाव का मतलब क्या, एक बाल्टी में या ग्लास में पानी लीजिए, ठीक है, उसको जब जमीन पर हम गिरा देते हैं तो क्या होता है, बहने लगता है और उसका आकार भी बदल जाता है। कैसे, तो पहले वो गिलास में जब था तो गिलास के आकार था, लेकिन जमीन पर जब उसको डाल दिए तो क्या हुआ, उसका आकार चेंज हो गया, वो भिन्न भिन्न आकार का हो जाता है। उसी ठीक अगला है, एक कठोर नहीं तरल होता है। वह जो है ठोस की तरह कठोर नहीं होता है, वो क्या होता है, तरल होता है, गीला होता है। ठीक है, चौथा है ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एक ग्लास में क्या है, पानी लिए थे और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल्स लिए थे, है ना, और उसको एक छड़ की सहायता से जब उसको हम घोलते थे तो पूरा क्या होता था, घुल जाता था, है ना, यानी वो क्या, उसी प्रक्रिया को हम मिश्रण कहते हैं। एक जैसे एक गिलास हो गया, ठीक है, और इसमें क्या लिए, कुछ पानी भर लिए, है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ इसमें क्रिस्टल डाले, 2-3 क्रिस्टल जब इसे डालते हैं, इसको एक छड़ की सहायता से जब हम इसको घोलते हैं तो ये पूरा घुल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ठोस और द्रव का विसरण जो है द्रवों में संभव है। क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है KMnO4, है ना, ये क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। या चीनी को आप ले लीजिए या नमक ले लीजिए, तो उसको जल में घोलते हैं तो घुल जाता है। उसी प्रकार से किसी लिक्विड को भी लिक्विड में डालते हैं तो वो भी घुल जाता है। पांचवा है वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए जरूरी है। वातावरण में बहुत सारी गैसें मौजूद हैं, ठीक है, वायुमंडल में। वो क्या होता है, आप अक्सर देखे होंगे बरसात के मौसम में जब पानी पड़ता है तो जितने भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं वायुमंडल में फैले हुए, वो पानी में घुल करके क्या होते हैं, जमीन पर आ जाते हैं, है ना। और उसमें से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जलीय जंतुओं के लिए जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जलीय जंतु जो होते हैं जल में घुली ऑक्सीजन के कारण क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव। जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उसमें जो जलीय जंतु जैसे मछली हो गया या और भी मेढक हो गया, सांप हो गया, जो भी पानी में रहने वाले जंतु हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। जैसा कि जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन होता है। तो इसी ऑक्सीजन के कारण क्या है, जलीय जंतु श्वास लेते हैं। इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि ठोस और द्रव का मिश्रण तो द्रव में संभव था ही, लेकिन चूंकि जल द्रव है और जल में भी ऑक्सीजन रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस ये तीनों का मिश्रण जो है द्रव में क्या है, संभव है। ठीक है, अगला है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है।
ठोस की अपेक्षा जो होता है वो द्रवों में विसरण की दर जो होती है क्या होता है, अधिक होता है। आपकी एक ठोस है, मान लीजिए पेन है, ठीक है, और एक गिलास में पानी है, ठीक है। अब इसमें हम कोई चीज घोलना चाहेंगे तो घुलेगा, या चीनी में ही नमक को मिलाते रहे तो घुलेगा, विसरण होगा उसका, नहीं होगा, है नहीं। और होगा भी तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वो अलग अलग प्रक्रिया उसका होगा। यानी कि और द्रव में कोई चीज को हम घोलें तो क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। यानी कि ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण का जो दर होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि द्रव के जो कण के बीच, द्रव के जो कण हो, बहुत सारे जो कण होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान यानी खाली स्थान जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है ठोस की अपेक्षा। ठोस के कण के बीच जो खाली स्थान होता है वो बिल्कुल नगण्य ही होता है, यानी बहुत 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 कम होता है। जबकि द्रव के पार्टिकल्स के बीच जो खाली स्थान होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। ठोस की अपेक्षा द्रव के पार्टिकल्स में जो होता है गति ऊर्जा जो होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा होता है, इसलिए उसके कण जो है स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। और यही कारण है कि द्रवों में विसरण का जो दर होता है वो ठोस से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा हमारा है गैसीय अवस्था, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, वैसे पदार्थ जिसके आकार और आयतन क्या हो, दोनों अनिश्चित हो, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे हो गया वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें, जितनी भी प्रकार की गैसें हमारे वातावरण में उपस्थित हैं उनके क्या है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। कैसे अनिश्चित है, उसके गुणों से पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा है कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। ठोस और द्रव की तुलना में संपीड्यता यानी कि उसको दबाना, कंप्रेस करना, ठीक है। गैस का क्या होता है, कंप्रेशन काफी अधिक होता है। कैसे, तो चलिए प्रयोग करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 सिरिंज लेंगे, जो सुई देने वाला सिरिंज होता है, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, पिस्टन को खींच लेंगे और एक में थोड़ा सा, और उसके आगे का जो मुंह होता है उसे क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। इसे एक रबर कॉर्क के द्वारा क्या करेंगे, उसको, इसे जो है रबर कॉर्क के द्वारा क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। एक में ठोस थोड़ा सा डाल देंगे और एक में द्रव ले लेंगे यानी कि पानी, और एक में गैस ले लेंगे, है ना। ऐसे खींचेंगे तो क्या है, उसमें हवा भर ही जाएगा, उसका क्या करेंगे, उसको लॉक कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, सभी में पिस्टन लगा देंगे और उस पर से क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, दाबेंगे। तो आप देखेंगे कि ठोस का जो कंप्रेशन है, दबाव जो है दब नहीं रहा है ना, ना के बराबर। और द्रव में थोड़ा दब रहा होगा, थोड़ा, जबकि गैस को हम बहुत अत्यधिक मात्रा में उसको हम दबा रहे हैं, है ना। गैस वाला जो पिस्टन है वो ज्यादा दबेगा। यानी कि आप क्या देख पाए कि गैस का जो है कंप्रेशन जो है ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए गैस का प्रयोग जो होता है एलपीजी, सीएनजी और अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं, है ना, तो इसीलिए चूंकि उसका कंप्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए इन सारे को जो है एक बहुत ज्यादा गैस को क्या करते हैं, कम आयतन वाले सिलेंडर में भी भर करके जो है प्रयोग में लाया जाता है। जैसे घर में खाना बनाने में हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग करते हैं, है ना। आप देखते हैं कि बहुत सारा गैस जो एक छोटे से सिलेंडर में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसका संपीड़न काफी अधिक है, उसे काफी कंप्रेस किया जाता है।
उसी प्रकार सीएनजी, आप वाहनों में, गाड़ी में क्या होता है कि आजकल वाहनों में सीएनजी का प्रयोग होने लगा है ईंधन के रूप में, है ना। तो ये बहुत सारा सीएनजी गैस जो है एक कम आयतन वाले सिलेंडर में जो है आ जाता है और इसका प्रयोग गाड़ी के ईंधन के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार अस्पताल में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है, ऑक्सीजन गैस का जो है बहुत सारी गैसों का एक कम आयतन वाले सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जो होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन में काफी सुविधा होती है। ठीक है, तो गैसों का कंप्रेशन काफी अधिक होता है। दूसरा हमारा है गैस में कणों के बीच बंधन। कणों के बीच जो बंधन होता है, बॉन्ड होता है ना, ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है। ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है, अतः गैस के कणों की गति अत्यधिक होती है। देखिए, गैस का जो कण के बीच जो बंधन होता है यानी अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो काफी कम लगता है, बहुत ज्यादा कम लगता है। उसका कारण क्या है कि गैस के पार्टिकल्स में गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है ना, जिसके कारण जो है वो अनियमित रूप से जो है गति करता है, यानी रेंडमली उसके पार्टिकल्स जो है गति करते हैं, जिसके कारण जो है उसके बीच जो है बंधन जो है काफी कम होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच। ठीक है, जबकि अगर ठोस की बात करें तो इसके पार्टिकल्स के बीच काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, इससे थोड़ा कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तीसरा है कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। गैस के कण क्या होते हैं, गैस के कणों की गति जो होती है वो काफी अधिक होती है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा काफी अधिक होती है और उसी के कारण जो है उसके बीच का जो खाली स्थान होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण एक गैस का जो समावेशन है दूसरे गैसों में काफी तेजी से और आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि जल को ही ले लीजिए, तो जल किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, दोनों कितने आसानी से एक दूसरे में समावेशित होकर के जल बन जाता है। उसी प्रकार है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के CO2 हो गया, है ना। तो गैसों में विसरण जो है बहुत तेजी से होता है। और क्या था कि रिक्त स्थानों के कारण, देखिए जैसे अगर ठोस की बात करें तो ठोस के सारे पार्टिकल्स रहे, ये ठोस पदार्थ है और इसके पार्टिकल्स लेकर के हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ रेड जो लाइन है, रेड जो डॉटेड लाइन है, वो देख रहे होंगे कि पार्टिकल्स के बीच जो है बहुत कम है ना, बहुत कम दूरी पे है, यानी कि इसके कणों के बीच जो है रिक्त स्थान क्या है, काफी कम होता है, बहुत थोड़ा होता है। उसी प्रकार आप द्रव में देखिएगा तो द्रव के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान इससे थोड़ा अधिक होता है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे जो रेड जना रहा है वो क्या है, कणों के बीच का रिक्त स्थान है। ठीक है, अब हम गैस की बात करें तो ये सारे गैस के कण रहे। ठीक है, ये गोलाकार जो है गैस का कण है और ये देखिए इसका रिक्त स्थान है, जो लाल लाइन है, जो रेड लाइन है, ये सारे इसके बीच के, इसके कणों के, गैस के कणों के बीच के रिक्त स्थान को दर्शा रहा है। तो आप इससे समझ पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो है रिक्त स्थान किसके पार्टिकल्स के बीच होता है, ठोस के या द्रव के या गैस के। तो हम कह सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स के बीच जो है रिक्त स्थान काफी अधिक होता है और इसके कण जो है अनियमित रूप से रेंडमली गति करते हैं और इसमें गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो काफी अधिक होता है। ठीक है, अगला हमारा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है, जैसा कि हमने अभी कहा। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोट है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई
कोई भी एलिमेंट्स होता है उसका कुछ न कुछ भार भी होता है और उसका कुछ न कुछ आयतन होता है। तो किसी भी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, उसको घनत्व कहते हैं, डेंसिटी, है ना। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये फॉर्मूला जो है ये आगे जो भी न्यूमेरिकल रहेगा इसका उसे बनाने में काम देगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।